गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने एक्स मैक्स निकाला, ठीक है। इस लेक्चर में हम देखेंगे एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम। स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम के द्वारा हम निकालेंगे कि टोटल कंप्रेसिव फोर्स हमारा कितना लगेगा, ठीक है। उसके बाद में हमारा टेंशन फोर्स कितना रहेगा किसी भी ब्लॉक पर लिमिट स्टेट मेथड में, और बल शून्य रेखा की गहराई कितनी होगी, और फिर उसके बाद में निकालेंगे मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, सबसे पहले हमने बनाया क्रॉस सेक्शन का फिगर है हमारा, ठीक है। क्रॉस सेक्शन के फिगर में हमारा ये बीम है, बीम का क्रॉस सेक्शन किया, उसका हमारा जो डी है इफेक्टिव डेप्थ, वी विड्थ है, और एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट क्या है AST, ठीक है। ये क्रॉस सेक्शन है। क्रॉस सेक्शन से हमने बनाया स्ट्रेन डायग्राम, स्ट्रेन विकृति डायग्राम। हमने बताया था पहले ही कि हमारा जो ऊपर आउटर मोस्ट जो लेयर होती है उस पर स्ट्रेन की वैल्यू कितनी रहती है हमारी 0.0035, ठीक है। उसके नीचे स्टार्टिंग कहाँ से होती है 0.002, और जो हमारी क्रशिंग वैल्यू जो होती है हमारे पास में वो हमारे पास में रहती है 0.003 से लेके 0.005 तक। हम मान के चलते हैं कि 0.0035 पर हमारी क्रशिंग वैल्यू है, ओके। तो वहां से हम मान के चलते हैं, ओके। अब इस वाले वीडियो में हम निकालेंगे XU की वैल्यू, ठीक है, और निकालेंगे कितना हमारा कंप्रेसिव फोर्स रहेगा, ठीक है। कंप्रेसिव जो हमारा ये है हमारा स्ट्रेन डायग्राम, ये हमारा क्या है स्ट्रेस डायग्राम, स्ट्रेस डायग्राम, ठीक है, डायग्राम, स्ट्रेस डायग्राम। अब इसमें स्टील पर जो हमारा स्टील था उस पर टोटल जो टेंशन फोर्स लगा, तनाव जो बल लगा वो कितना लगेगा हमारा, क्या होता है हमारा स्ट्रेस इनटू एरिया, ठीक है। तो स्ट्रेस क्या है हमारा स्टील पर 0.87 FI, ठीक है। ये हमारा क्या है डिजाइन स्ट्रेंथ है, ठीक है, यह डिजाइन स्ट्रेस है। उसके बाद में मल्टीप्लाई बाई एरिया AST, तो हमारा कितना आ गया टेंशन फोर्स आ गया, ठीक है। अब हमारा कंप्रेसिव फोर्स, जब हम डायग्राम बनाते हैं लिमिट स्टेट मेथड में, ठीक है, कंक्रीट के लिए, तो हमारा सबसे पहले हमारे पास में जो रहता है वो आता है रेक्टेंगल पोर्शन। सबसे पहले बोलते हैं पैराबोलिक, फिर उसके बाद में आता है रेक्टेंगल, ठीक है। फिगर के हिसाब से हमारा इस तरीके से रहेगा। ये हमारा क्या है न्यूट्रल एक्सिस है NA, ठीक है। तो सबसे पहले ये हमारा बना रेक्टेंगल ब्लॉक, रेक्टेंगल, और ये हमारा पैराबोलिक, ठीक है, पैराबोलिक। अब निकाल लेते हैं कि ये जो C1 फोर्स रेक्टेंगल पर कितना हमारा C1 फोर्स है, और C2 हमारा पैराबोलिक में कितना फोर्स एक्ट कर रहा है। दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो टोटल हमारे पास में क्या आ जाएगा C आ जाएगा, टोटल हमारे पास में C आ जाएगा। अगर हम माने यहाँ पर एक्ट कर रहा है C तो C आ जाएगा, ठीक है। अगर हम क्या कर देते हैं C1 और प्लस C2 को ऐड कर दें तो, ठीक है। फिर C और T के बीच में जो बीच की जो दूरी होती है उसको हमने पहले ही बताया था, जब हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड करा रहे थे तो उसमें बताया था इन दोनों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं लीवर आर्म, क्या कहते हैं लीवर आर्म, उत्तोलक भुजा, ठीक है। उसको डिनोट करते हैं किससे Z से, ओके। अब निकाल लेते हैं, यहां पर हमारा क्या रहेगा सिमिलर ट्रायंगल से, ठीक है, समरूप त्रिभुज से, सिमिलर ट्रायंगल से, ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल से। देखो ये अपॉन ये और ये अपॉन ये, ठीक है। तो 0.0035 डिवाइड बाई ये अपॉन टोटल कितना आया AC बराबर 0.002 अपॉन ये 0.002 और डिवाइड बाई BC। तो BC बराबर BC की वैल्यू इधर लेके जा रहे हैं और उसकी वैल्यू को हम 0.002 डिवाइड बाई 0.0035 और AC हमारा यहां पर आ जाएगा। और AC की वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू है हमारी XU, ठीक है, तो गुणा XU, ठीक है, XU। अब BC बराबर इसको हटा देते हैं, ठीक है, तो 1 2 3 4 0 1 2 3 तो 1 0 ऊपर बढ़ जाएगी, ठीक है। 5 से काट दो
कितना, 5 चौक 20 और 5 सत्ते 35, कितना आ गया 4y7xu VC की वैल्यू। ठीक है, VC की वैल्यू कितनी आई 4y7xu 4y7xu VC, ये जितनी वैल्यू है वही यहाँ तक हमारा पैराबोलिक रहेगा। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आई हमारी 4y7xu। ओके, अब ये वैल्यू हमें निकालनी है, टोटल कितनी है xu, ये वैल्यू कितनी है 4y7xu। ठीक है, ये हमारे पास में 4y7xu, तो कितना ये बचेगा, AB की वैल्यू कितनी होगी हमारी, AB की वैल्यू बराबर टोटल में से इतना कम कर दो तो ये वैल्यू आ जाएगी, तो xu माइनस 4y7xu, तो बराबर आ गया 7 में से 4 गया तो कितना आया 3y7xu। ठीक है, तो कितना आया 3y7xu। ठीक है, ये हमारे पास में ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, C1 और C2 की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, C1 और C2 की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, इधर देख लेते हैं, C1 और C2 की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, ये समझ में आया, AB की वैल्यू समझ में आई 3y7xu। ठीक है, अब हमारे पास में क्या कर लेते हैं C1 की वैल्यू। ठीक है, C1 की वैल्यू क्या होगी, C1 क्या है, फोर्स है, तो फोर्स बराबर क्या होता है, फोर्स बराबर होता है स्ट्रेस इनटू एरिया। ठीक है, तो स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस हमारा क्या है 0.45 FC के, C1 बराबर 0.45 FC के क्या है हमारा स्ट्रेस आ गया। इसके बाद में एरिया क्या है, ये रेक्टेंगल ब्लॉक है, तो ये हाइट और ये विड्थ। ठीक है, तो ये विड्थ कितनी है हमारे पास में, ये V है। ठीक है, ये V है रेक्टेंगल ब्लॉक में, ये वाली। ठीक है, ये हमारे पास में V। ठीक है, तो 0.45। ठीक है, ये जो V रहेगी, ठीक है, स्ट्रेस, तो 0.45 FC के इंटू V इंटू हाइट कितना है 3y7xu, तो C1 बराबर, ठीक है, इसको कैलकुलेट करो, 0.45 गुणा 3 डिवाइड बाई 7, ये आया आपका 0.1928 या 0.193। ठीक है, 0.193 FC के इंटू V इंटू XU। ओके, ये हमारा किसका वैल्यू आ गया, C1 का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब C2 की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। C2 बराबर, C2 हमारा पैराबोलिक का है, जब पैराबोलिक का तो क्या लेना पड़ेगा आपको, स्ट्रेस, तो कितना स्ट्रेस तो सीधा हमारा यही रहेगा। ठीक है, हम यूनिफॉर्म मान के चल रहे हैं, तो 0.45 FC के, ठीक है, FC के विड्थ हमारी V। ठीक है, जब हम पैराबोलिक का एरिया निकालते हैं, जैसे हमारा ट्रायंगल का एरिया होता है 1/3, ठीक है, आधार इंटू ऊंचाई, हमारा पैराबोलिक का रहता है 2/3 आधार इंटू ऊंचाई, तो 2/3 आधार इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है हमारे पास में 4y7xu, 4y7xu। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो C2 की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आया। ठीक है, 0.45 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइड बाई 21 20 में, ये आया 0.171। ठीक है, 0.171 FC के V इंटू XU। ओके, ये हमारे पास में आई C2 की वैल्यू। ठीक है, ये हमारे पास में C2 की वैल्यू। C2 की वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, C बराबर क्या होता है हमारे पास में C1 प्लस C2, दोनों को ऐड कर देते हैं, 0.171 FC के इंटू V इंटू XU और 0.193 FC के इंटू V इंटू XU प्लस ऐड कर लेते हैं 0.193, यह आया हमारा 0.36 FC के
v इंटू एक्स यू। हमारे पास में किसकी वैल्यू आ गई, हमारे पास में c की वैल्यू, ठीक है, ये हमारे पास में किसकी वैल्यू आई, c की वैल्यू आई, ठीक है। कंप्रेसिव फोर्स हमारा कितना रहेगा, ठीक है, कंक्रीट पर, वो हमारा कितना आ गया, c बराबर 0.36 FC के v इंटू एक्स यू। ओके, टेंशन में हमारा तनाव में कितना फोर्स रहेगा, 0.87 Fy इंटू AST। ओके, अब देखो, अब हमारे पास में अब ये जो c फोर्स है ऊपर से कितनी दूरी पर है, हमें ये नहीं पता। रेक्टेंगल में जो C1 फोर्स है ये हमारा कितनी दूरी पर है, हमें ये नहीं पता, ठीक है। C2 कितनी दूरी पर है ऊपर से, ये नहीं पता। तो इनकी सबकी स्थिति निकाल लेते हैं। ओके, 1 बाई 1 चीज़ों को समझना है, ठीक है, कठिन नहीं है। अगर आपको लगे कि ये कठिन है, नहीं, सिंपल मैथ है, मैथ की तरह ही इसको समझना है, ठीक है। कि जैसे रेक्टेंगल का एरिया क्या रहता है, पैराबोलिक का एरिया कितना रहता है, तो ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं, इनको आराम से समझना है। ओके, देख लेते हैं। देखो, अब ये हम मान लेते हैं ऊपर से ये जो डिस्टेंस है पहली वाली की वो है y1, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस इस तक की, ठीक है। ये टोटल डिस्टेंस हमारे जो C2 था हमारा, इस तक की जो वैल्यू है उसको हम ले लेते हैं y2, ये ले लेते हैं y2 ऊपर से, और C तक की दूरी को हम ले लेते हैं y बार, ठीक है, ये हमारी y बार है, ठीक है। इनकी सबकी स्थिति निकाल लेते हैं। स्थिति निकालने से क्या होगा, हमें बल शून्य रेखा की गहराई भी निकालनी है, ठीक है, लीवर आर्म भी निकालनी है, ठीक है। उन चीजों के लिए हम स्थिति निकालेंगे। जो कंप्रेसिव फोर्स है वो कौन से पॉइंट पर एक्ट कर रहा है टोटल, वो चीजें निकालनी है हमें। तो C1 कितना, यहां पर कितना रहेगा, रेक्टेंगल का जो C1 है वो किस पे, हाफ पर काम करेगा। तो कितने पर हाफ पर काम करेगा, इस हाइट का आधा। तो y1 बराबर, ठीक है, रेक्टेंगल का जो CG होता है वो कितने पर काम करता है, रेक्टेंगल के आधे पर, ठीक है। तो रेक्टेंगल के आधे पर, तो उसकी हाइट कितनी है, 3/7, या उसके आधे पर हाइट के पे 1/2 3/7 XU, इतने पर काम करेगा हमारा, ठीक है। ये हाइट है हमारे पास में और इसका आधा, तो कितना आया हमारे पास में 3/14 XU, ठीक है। y2 बराबर, ठीक है, y2 हमें यहां तक डिस्टेंस जानी है, तो कितना डिस्टेंस, 3/7 XU, 3/7 XU प्लस, ठीक है, पैराबोलिक का, जैसे हमारे पास में ट्रेंगल होता है, मतलब त्रिभुज होता है, हम त्रिभुज का कैसे निकालते हैं, जैसे हमारे पास में ये त्रिभुज है, त्रिभुज का कैसे निकालते हैं, CG अगर यहां से बेस से जाएं तो क्या होता है, ठीक है, 1/3, ठीक है, 1/3 ऑफ H, और ऊपर से जाए तो कितना होता है, 2/3 इंटू H। इस तरीके से ऐसे ही हमारा क्या रहेगा, इसका रहेगा पैराबोलिक का, ठीक है। पैराबोलिक का कितना रहेगा हमारे पास में, ऊपर से ये आए तो यहां तक पहुंचे हम 3/7 प्लस 3/7 XU प्लस ये रहता है 3/8, ये जो C2 होगा वो पैराबोलिक का 3/8 और इंटू हाइट, तो 3/8 इंटू 3/8 इंटू हाइट का 4/7 का 4/7 XU, तो कितना हुआ, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो y2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में, ठीक है। कैलकुलेट कर लेते हैं, तो y2 बराबर, y2 की वैल्यू आई हमारे पास में, y1 की जो वैल्यू आई हमारे पास 3/14 XU, ठीक है, और ये आई हमारे पास में 3/7, ठीक है। कैलकुलेट कर लेते हैं हमारे पास में, ठीक है, ये आई हमारे पास में 9/14, कैलकुलेट कर लेना आप, 9/14 XU, ठीक है। ये y2 की वैल्यू निकल के आई हमारे पास में, ठीक है, ये y2 की वैल्यू निकल के आई, कितना आया, 9/14 XU, ठीक है। अब हम निकालते हैं, क्या निकालेंगे, y बार, ठीक है, y बार की वैल्यू निकालेंगे कहां तक, जो हमारा C फोर्स है हमने निकाला, जो हमारे रेक्टेंगल पोर्शन पर जो C1 लगा हुआ था उसका हमारा आउटर मोस्ट लेयर से कितनी दूरी पर लगा हुआ है,
दूसरा हमारे पास में C2 जो था पैराबोलिक पोर्शन में जो था वो हमारा ऊपर वाली लेयर से कितना दूरी पे लगा हुआ है। अब दोनों निकालने के बाद में जो कंबाइंड आया था, जो C आया था, वो हमारा ऊपर से हमारा कितने CG पर लगा हुआ, कितनी दूरी पर लगा हुआ है, तो वो निकालेंगे। ठीक है, तो वाई बार जब CG निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, जैसे हमने 12th में भी निकाला है, तो कैसे निकालते हैं, C1 इंटू Y1 प्लस C2 इंटू Y2 डिवाइड बाई, ठीक है, डिवाइड बाई C1 प्लस C2। ओके, ठीक है, इस तरीके से हम निकालेंगे C1 इंटू Y1 प्लस C2 इंटू Y2, C1 प्लस C2। हमारे पास में C1 की वैल्यू है, C1 की वैल्यू है, हमारे पास में Y1 की वैल्यू है, ठीक है, हमारे पास में C2 की वैल्यू है, हमारे पास में Y2 की वैल्यू है, Y2 की वैल्यू है, और हमारे पास में C1 और C2 की वैल्यू है। जब हम इन पर क्या रख देते हैं, वैल्यूओं को रख देते हैं। C1 की वैल्यू है हमारे पास में कितनी, 0.193 इंटू FCK V इंटू XU, और Y1 की वैल्यू 3/7, ठीक है, 3/7 कितना, XU, ठीक, इन प्लस C2 की वैल्यू, C2 की वैल्यू रख देते हैं, हो सकता है वीडियो में ना आए, ठीक है, C2 की वैल्यू को हम रख देते हैं। ठीक है, C2 की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, C2 इंटू Y2, ऐसे ही लिख दिया है हमने, वैल्यू रख देना आप C2 इंटू Y2, और डिवाइड बाई C1 और C2 की वैल्यू, C1 प्लस C2 की वैल्यू को आप दोनों को रख कर हम कैलकुलेट करेंगे, तो Y बराबर जो Y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.42 XU। ओके, 0.42 XU, ये हमारे पास में किसकी आ जाएगी, Y बार की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये Y बार की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी, कितना आ जाएगी, 0.42 XU। जो C की जो डिस्टेंस है, ये जो Y बार की जो वैल्यू है वो हमारे पास में कितनी आई, 0.42 XU, ये हमारे पास में Y बार की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो ये तो आपने देख लिया होगा। ठीक है, आगे और प्रोसीड कर देते हैं, इतना ही। ठीक है, इन चीज़ों को भी देख लेते हैं। ठीक है, समझ लेते हैं। Y बार की वैल्यू आई हमारे पास में, ये आया Y बार की वैल्यू। ठीक है, हमारे पास में टोटल कंप्रेसिव फोर्स की वैल्यू आई, Y बार की वैल्यू आई। अब हमारे पास में ये Y बार है, ठीक है, ये वाला, और ये डिस्टेंस जो है ये क्या है, लीवर आर्म, जो हमने बताया था अभी, जो C फोर्स से, ये C फोर्स से लेके, ठीक है, C फोर्स जो है, ठीक है, C फोर्स से लेके ये यहाँ से C जो टोटल फोर्स है और T की जो फोर्स के बीच की जो दूरी है उसको हम क्या कहते हैं, लीवर आर्म। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, लीवर आर्म। ये हमारे पास में ये लीवर आर्म है। ठीक है, इसकी वैल्यू Z। अब इसको निकालेंगे कैसे। ठीक है, टोटल हमारे पास में इतना डिस्टेंस कितना है, D। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है, D। ठीक है, तो D में से हम क्या कर दें, Y बार को माइनस कर दें तो लीवर आर्म निकल के आ जाएगा। ठीक है, जो टोटल डिस्टेंस में से, ठीक है, टोटल डिस्टेंस में से टोटल डिस्टेंस ये है हमारे पास में D, और D में से इतना कम कर दें तो कितना बचा, ये लीवर आर्म बचा। ठीक है, तो ये हम लीवर आर्म भी निकाल देते हैं। ठीक है, तो क्या निकाल देते हैं, लीवर आर्म। तो लीवर आर्म बराबर उत्तोलक भुजा बराबर D, कैपिटल D में से क्या हम माइनस कर दें, Y बार, और Y बार की वैल्यू कितनी है, 0.42 XU। तो ये हमारा क्या आ गया, Z की वैल्यू आ गई लीवर आर्म की। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। लीवर आर्म किस में प्रयोग होगा, जब हम मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो वो भी हम देखेंगे। ठीक है, लीवर आर्म की वैल्यू। अब हमारे पास में टोटल कंप्रेसिव फोर्स है, लीवर आर्म की वैल्यू है, सबकी लोकेशन है। देखो एक बार फिर से समझ लो इनको। हमारे पास में जो रेक्टेंगल पोर्शन था उसमें हमारा जो कंप्रेसिव फोर्स था वो कितना लगा, ठीक है, वो हमने निकाल दिया C1 की वैल्यू। ठीक है, पैराबोलिक पोर्शन में हमारा C2 कितना लगा, वो उस तरीके से हमने निकाल दिया, उसको भी निकाल दिया। उसके बाद में C1 की जो
जो हमारे पास में जो दूरी थी वो ऊपर से कितनी दूरी पर एक्ट करेगा, तो वो हमने C1 जो y1 की जो वैल्यू है वो भी हमने निकाल दी, और वो निकाल के भी दिखाई कि कितनी आई हमारे पास में, हाफ रहती है रेक्टेंगल पोर्शन का, ठीक है, आधा, ठीक है, तो 3/14। इसके बाद में जो C2 है हमारा, जो पैराबोलिक पोर्शन में एक्ट कर रहा है, तो वो हमारा कितना दूरी पर है, y2 दूरी पर है। तो y2 दूरी निकालने के लिए ये दूरी और प्लस 3/8 टोटल हाइट का, तो 3/8 टोटल हाइट का, ये हमने y2 की वैल्यू 9/14 XU ये निकाल दी हमने। फिर उसके बाद में हमारा जो टोटल कंप्रेसिव फोर्स है, जो C है, C1 प्लस C2 जो ऐड करके जो टोटल कंप्रेसिव फोर्स जो आया, वो हमारा कितनी दूरी पर, उसका CG क्या है, ठीक है, रेक्टेंगल और पैराबोलिक जो पोर्शन दोनों को मिलाकर जो हमारा CG जो बना उस पर एक्ट करेगा, वो C कहां पर है, ठीक है, तो कितनी उसकी लोकेशन क्या है, तो वो लोकेशन निकालने के लिए हमने सेंट्रल जो मेथड था जो 12th में पढ़ा था वो यूज किया है, C1 इंटू y1 प्लस C2 इंटू y2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। ओके, अब y बार की वैल्यू को हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, तो ये हमारे पास में y बार की वैल्यू आई, ठीक है, ये हम C1 की वैल्यू रख देंगे, y1 की वैल्यू प्लस C2 y2 C1 प्लस C2, ये वैल्यू आप कैलकुलेट करके देख लेना, इतना ही वैल्यू आएगा, ठीक है, ठीक है, वहां पर जगह नहीं था इसलिए कैलकुलेट उसको नहीं किया है। ओके, आप करके देखना, इतना ही वैल्यू आएगा। उसके बाद में ये टोटल हाइट हमारे पास में क्या है, D है, और D में से अगर हम y बार कम कर दें, D में से ये y बार कम कर दें तो कितना बचा, लीवर आर्म, ठीक है, उत्तोलक भुजा, जिसके अबाउट ये C, ये इसको इस तरीके से और ये इस तरीके से क्या बनाएंगे, एक आघूर्ण क्रिएट करेंगे, ठीक है, तो वो हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब निकाल लेते हैं बल शून्य रेखा की गहराई, ठीक है, बल शून्य रेखा की गहराई, बल शून्य रेखा की गहराई, बल शून्य रेखा की गहराई, जो बल शून्य रेखा की गहराई है, जो XU है, जो हमारा ये XU है, वो हमारा कहां पर रहेगा, वो चीज की हम निकाल देते हैं। जब हमारा बैलेंस सेक्शन होगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो C जितना फोर्स इधर की तरफ लगा रहा है, तो TB हमारा इधर से फोर्स उतना ही लगाएगा, तो हमारे पास में C बराबर T हो जाएगा, ठीक है, तो C बराबर T, ठीक है, C की वैल्यू हमारे पास में ये है, रख दो 0.36 FC के V इंटू XU बराबर T की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, ये रही 0.87 FY इंटू AST, ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास में T की वैल्यू, ठीक है, स्ट्रेस इंटू एरिया। अब देखो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, XU की वैल्यू निकाल सकते हैं, यही है हमारे बल शून्य रेखा की गहराई, तो XU बराबर 0.87 FY इंटू AST डिवाइड बाई 0.36 FCK इंटू V, ये क्या निकला हमारा बल शून्य रेखा की गहराई, ठीक है, बल शून्य रेखा की गहराई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बल शून्य रेखा की, ठीक है, गहराई हमने निकाल दिया, ठीक है, XU की वैल्यू निकाली हमने, XU की वैल्यू कितना आई 0.87 FY इंटू AST इंटू 0.36 FCK इंटू V। हमारे पास में जो हमने वर्किंग स्ट्रेस मेथड पढ़ा था उसमें हमारा क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस था और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस था, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास में यहाँ पर क्या है, X मैक्स है और XU है। अब इन दोनों से हम कंपेयर करके ये बताएंगे कि हमारा बैलेंस सेक्शन है या हमारा अति प्रबलित सेक्शन है या अति प्रबल ओवर रेनफोर्स सेक्शन है या फिर अंडर रेनफोर्स सेक्शन है। हम लिमिट स्टेट मेथड में हमेशा अंडर रेनफोर्स सेक्शन को ही डिजाइन करते हैं। ओके, अब देखो कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है, कंपेयर करके देख लेते हैं, ठीक है, कंपेयर करके देख लेते हैं, ठीक है, ये वैल्यू आया हमारे पास में, ठीक है, इसको नोट कर लेना, इसको मिटा के यहीं पर कंपेयर कर देते हैं, ठीक है, बल शून्य रेखा की गहराई, इसको नोट कर लेना पूरा, ठीक है, नोट करने के बाद में देख लेते हैं। अगर XU की वैल्यू जो हमारे पास में बल शून्य रेखा की जो वैल्यू है वो हमारी ग्रेटर देन आई एक्स मैक्स से जो हमने निकाला था, ठीक है,
एक्स मैक्स हमारा कितना निकला था, लास्ट वीडियो में निकाला था 700 अपॉन 1100 प्लस 0.87 FY, ठीक है, ये निकला था। और सबके लिए हमने अलग अलग निकाला था, FY जैसे 250 के लिए अलग, ठीक है, FE 250 के लिए अलग, 415 के लिए, ठीक है। अगर एक्स मैक्स की वैल्यू यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे और अभी जो XU निकाला था, XU कितना आया था हमारे पास में, ये दोबारा लिख देते हैं, कितना था 0.87 FY इंटू AST डिवाइड बाई 0.36 FCK इंटू V, ठीक है। ये जो वैल्यू थी XU की, ये जो वैल्यू है इससे ज़्यादा आ जाए तो हम यहाँ पर सेक्शन इसको क्या कहेंगे, ओवर रेनफोर्स सेक्शन, ठीक है, ओवर रेनफोर्स सेक्शन, ठीक है, अति प्रबलित सेक्शन, ठीक है, अति प्रबलित। XU की वैल्यू हमारी X मैक्स से ज्यादा है, जो हमारा लिमिटिंग वैल्यू है, जो X मैक्स है उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर उससे ज्यादा हो जाती है बल शून्य रेखा की गहराई तो हमने क्या कह दिया, उसको ओवर रेनफोर्स सेक्शन बोल दिया, ठीक है। तो वो हो गया हमारा ओवर रेनफोर्स सेक्शन। दूसरा, अगर XU की वैल्यू लेस देन हो जाए X मैक्स से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अंडर रेनफोर्स सेक्शन, ठीक है, अंडर रेनफोर्स सेक्शन, ठीक है। अगर XU की वैल्यू ज्यादा है X मैक्स से तो ओवर रेनफोर्स सेक्शन, अगर XU की वैल्यू कम है X मैक्स से तो अंडर रेनफोर्स सेक्शन, ठीक है। अगर XU की वैल्यू बराबर हो जाए X मैक्स से, ठीक है, तो क्या कहेंगे हम इसको, वैलेंस सेक्शन, वैलेंस्ड सेक्शन, ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम, वैलेंस्ड सेक्शन कहेंगे, ठीक है। हमारे पास में ये क्राइटेरिया आगे, हम किसको अति प्रबलित कहते हैं, किसको हम, ठीक है, अंडर रेनफोर्स सेक्शन कहते हैं, किसको हम ओवर रेनफोर्स सेक्शन कहते हैं और किसको हम बैलेंस सेक्शन कहते हैं। तो ये चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। इन चीजों को और ठीक से समझना है, अच्छे से देखो, कम से कम इस वीडियो को आप 2 बार देखें जिससे ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हों, क्योंकि अगर ये चीजें समझ में आ जाती हैं आपके तो पूरा जो लिमिट स्टेट मेथड का जो डिजाइन का जो पूरा एक प्रोसीजर है वो भी समझ में आ जाएगा, और लिमिट स्टेट मेथड को हम कैसे करते हैं, ठीक है। काफी बेसिक वीडियो है, इसलिए चाहते हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते थे ये, ठीक है, फॉर्मूला लिखकर नहीं छोड़ा है। सबकी लोकेशन कैसे याद करते हैं, कहां कहां पर हमारा C1 काम करता है, कहां पर हमारा C2 काम करता है, कहां पर हमारा C काम करता है, वो चीजें पूरी हमने कैलकुलेट की हैं, उनकी लोकेशन तक कैलकुलेट की है। अगर आप इनको समझ लेते हैं तो लिमिट स्टेट मेथड के जो कंसेप्ट हैं वो पूरी तरह से आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। हमने लास्ट वीडियो में ये भी बताया था कि स्ट्रेन डायग्राम से हम किस तरीके से आउटर मोस्ट फाइबर पर, ठीक है, कैसे 0.035 से हम X मैक्स निकाली थी, वो चीज भी हमने देखी। अब हमारे पास में एक सिंगल चीज और बचती है, हमने क्या क्या निकाल दिया, हमने X मैक्स निकाल दिया, XU निकाल दी, C1 निकाल दिया, C2 निकाल दिया, C निकाल दिया, Y1 Y2 की वैल्यू लोकेट कर दी कि कहां पर वो एक्ट कर रहे हैं, और फिर Y बार उसका CG निकाल दिया, जो Y बार था हमारा, जो C के लिए टोटल जो C था हमारा, Y बार जो था ऊपर वाली लेयर से कितनी दूरी पर काम कर रहा है, 0.42 XU। अगर XU की वैल्यू हम यहां से कैलकुलेट कर दें और उसमें 0.42 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी, हमारा जो C है वो इतनी दूरी पर काम कर रहा है, ठीक है। Y अगर यहां पर रख दें Y1 XU की वैल्यू को 3/14 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास में ये आ जाएगा, जो C1 है हमारा इतनी दूरी पर काम कर रहा है। ऐसे ही Y2 में हम 9/14 में, ठीक है, XU का मल्टीप्लाई कर दें तो C2 की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी कि कितना हमारा, ठीक है, ये किस लोकेशन पर हमारा एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब आ जाता है हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को देख लेते हैं कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा, ये इंटू लीवर आर्म, ठीक है। मूवमेंट क्या होता है, बल गुणा दूरी, ठीक है। तो बल हमारे पास में T है इंटू दूरी ये, और C है इंटू ये दूरी, ठीक है। तो दोनों से ही हम क्या निकाल सकते हैं, बल शून्य रेखा की, ठीक है, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो निकाल के दिखा देते हैं, यहीं पर निकाल के दिखा देते हैं, ठीक है, इधर निकाल के दिखा देते हैं, ठीक है। इस वीडियो में हमारा कई चीजें क्लियर हो जाएंगी। थोड़ी सी ये वीडियो लंबी बन सकती है, लेकिन फिक्र ना करें, इसको 1 से 2 बार देखें इस वीडियो को, अच्छे से पूरा कंसेप्ट एक ही वीडियो में समझ में आ जाएगा आपको, ओके। तो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल देते हैं, ठीक है। मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है,
जब हमारा बीम है, जैसे मानो ये बीम है, ऊपर से जो फोर्स लग रहे हैं उस फोर्स के कारण ये बीम कितना रेजिस्ट करेगा, मतलब कितना इसको प्रतिरोधी आघूर्ण देगा, उसको हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कह रहे हैं। मतलब कितना इसको रोके रखेगा। अगर ऊपर से हमारे पास में लोड के कारण जो मूवमेंट आया एक्सटर्नल, उसके कारण ये बीम में कुछ अपना एक रेजिस्टेंट वैल्यू होगा, वो कितना वैल्यू आएगा हमारे पास में जो उसको रोक के रखेगा, ठीक है, तो उसको कह रहे हैं मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। कंक्रीट और स्टील कितना मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस देता है, ठीक है, वो चीजों की हम वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो एम आर, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, एम आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, हमने बताया था क्या होता है, बल गुणा दूरी। तो बल हमारे पास में क्या है, जैसे अगर मानो टी की बात करें जाए तो ये वाला है, ठीक है, और सी की बात करें तो ये हमारे पास में ये वैल्यू है, सी की वैल्यू, सी इंटू ये रहा, सी इंटू लीवर आर्म। तो सी इंटू मतलब कंप्रेसिव फोर्स इंटू लीवर आर्म, लीवर आर्म, लीवर आर्म हमारे पास में क्या है, जेड। तो सी इंटू जेड, तो सी की वैल्यू रख दो, कितना है 0.36 एफ सी के, ठीक है, वी इंटू एक्स यू। और लीवर आर्म की वैल्यू कितनी थी, हमने निकाली थी, लीवर आर्म की वैल्यू थी डी माइनस 0.42 एक्स यू। तो डी माइनस 0.42 एक्स यू, ये आया हमारे पास में एम आर की वैल्यू, ठीक है, आराम से निकाल सकते हैं एम आर की वैल्यू, ठीक है। एम आर की वैल्यू 0.36 एफ सी के वी इंटू एक्स यू डी माइनस 0.42 एक्स यू। हम डायरेक्ट, हमारे पास में मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछ ले किसी सवाल में तो डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। हमें पूरा हिस्ट्री मतलब याद रखने की जरूरत नहीं है, बस हमें फॉर्मूला याद है तब भी काम हो सकता है। हिस्ट्री हमें क्यों याद रखनी पड़ती है, पूरा कंसेप्ट के लिए, ठीक है। तो हमें कंसेप्ट के हिसाब से हम मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पर पहुंचे। अब निकाल देते हैं मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, एम आर बराबर, ठीक है, टेंशन से निकाल लेते हैं, तो क्या होगा टी इंटू जेड लीवर आर्म, ठीक है, टी की वैल्यू रख दो 0.87 एफ वाई इंटू एरिया ए एस टी इंटू लीवर आर्म। लीवर आर्म की वैल्यू सेम है डी माइनस 0.42 एक्स यू, ठीक है। ये हमारे पास में किसकी वैल्यू आई, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू। मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास में कितनी आई, 0.87 एफ वाई इंटू ए एस टी डी माइनस 0.42 एक्स यू, ओके। तो हमारे पास में मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू हम सिंगली रेनफोर्स बीम के लिए निकाल सकते हैं। डबली के लिए कैसे निकालेंगे वो हम आगे देख लेंगे, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी हो आपको तो इन फॉर्मूले से निकाल सकते हैं आप, दोनों से, ठीक है, दोनों से हम मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके बाद में अगर टोटल कंप्रेसिव फोर्स पूछ ले तो टोटल कंप्रेसिव फोर्स आराम से निकाल सकते हैं। लीवर आर्म पूछ ले तो लीवर आर्म ये वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर एक्स मैक्स की वैल्यू पूछे, एक्स यू लिमिटिंग की, तो इस फॉर्मूले से हम एक्स मैक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। एक्स यू की बल शून्य रेखा की गहराई पूछे तो एक्स यू से इससे इस फॉर्मूले से ये निकाल सकते हैं, तो ये फॉर्मूले बन जाएंगे, ठीक है। अगर हम इनको कोष्टक में बंद कर दें आगे, ठीक है, इनको एक वीडियो में हम पूरे फॉर्मूले भी समझा देंगे कि ये फॉर्मूले हैं, ठीक है, टोटल पूरा एकदम से क्विक रिवीजन करा देंगे, ओके। तो ये चीज़ें हैं, तो समझता हूँ कि इस वीडियो में काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। आगे एक आध सवाल देख लेंगे और समझ लेंगे, जो एक आध पॉइंट और डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम सिंगली रेनफोर्स बीम के लिए सवाल देख लेंगे कुछ, ठीक है। तो इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखें जिससे पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाए, ठीक है। कंसेप्ट समझने के बाद में सवालों को निकालना काफ़ी इजी रहेगा, लिमिट स्टेट मेथड को समझना इजी रहेगा। तो कोशिश करना इस वीडियो को कम से कम मैं रिकमेंड करता हूँ 2 बार देखें जिससे समझ में आए पूरा, ओके। जिससे आरसीसी में ये लिमिट स्टेट मेथड की वो कहते हैं ना नब्ज क्या है, ठीक है, वो चीज़ें समझ में आए तो अच्छे से समझना। तो आई होप कोशिश करना, थोड़ा सा मेहनत करना है इस वीडियो पर, अपना मतलब इन चीज़ों को नोट्स बना के चलना जिससे आप लगातार उन चीज़ों को समझते रहें, ठीक है, ओके। थैंक यू।